हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है वन शॉट वीडियो बना रहा हूं मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की। तो मैंने कंप्लीट कर ली हैं लगभग केमिस्ट्री की। तो फिजिक्स की आज मैं वो चीज़ें लेकर आया हूँ जो सबसे ज़्यादा बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, क्लास 12 जो फिजिक्स है 2024 में जो एग्ज़ाम होगा, और वो भी वीआईवी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो 4 मार्च में पेपर फिजिक्स का देंगे। तो मैंने पूरी किताब के सभी मतलब जितने भी आपके लघुत्तरीय प्रश्न हैं उन सबको कवर किया है। इसका मतलब है चैप्टर नंबर 1 से लेकर 14 तक जितने भी आपको अति लघु क्वेश्चन आते हैं पेपर में उन सबको कवर किया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे तो ये वीडियो कितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और स्टेप बाय स्टेप यानी कि चैप्टर बाय हर चैप्टर में से हमने चार चार पाँच पाँच अति लघु प्रश्न लिए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस बार एग्जाम में हर सेट में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसका पहला सवाल। तो पहला ही सवाल है, इसका क्वेश्चन है कि कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। देखिए हम सभी अति लघु प्रश्न करेंगे तो इसका मतलब है 1 या 2 नंबर में जितने भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे सब इस वीडियो में कवर हो जाएंगे और मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझाऊंगा भी। इसमें लिख रहा है इस नियम अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो बल लगेगा उनके गुणनफल के क्या होगा, अनुपाती होगा, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के वित्तीय अनुपाती होता है। तो दो दो क्या है ध्यान से देखिए, मैंने देखा नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी उसके लिए। दोबारा पढ़ लेते हैं। इस नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के वित्तीय गुणनफल होता है। तो दो आवेश हैं Q1 और Q2, वे एक दूसरे कितनी दूर हैं, मान लेते हैं R दूरी पर। जब दो आवेश यानी कि इन दोनों आवेशों पर बल लगेगा तो वो Q1 Q2 यानी कि इनके गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती। यही लिखा, बल जो होगा उनके गुणनफल के समानुपाती तथा इन दोनों के जो आवेश हैं उनके बीच की जो दूरी है इस पर जो बल लगेगा वो वर्ग के वित्तीय अनुपाती लगेगा। तो यही कह रहा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, यानी कि दूरी के वर्ग। तो दूरी का वर्ग के वित्तीय माने उल्टा, यानी कि 1/r²। तो इन दोनों समीकरणों को मिलाओगे तो ये बनेगा F समानुपाती Q1 Q2 बटे R²। तो आप तो इसे सीधा सीधा यहाँ ये लिख सकते हैं F बराबर 1/4πe0 Q1 इंटू Q2 बटे R²। 1/4 चलिए क्या ये आपका क्या है, एक नियतांक है। तो आई होप समझ गए कूलाम का विद्युत संबंधी नियम। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा एवं मात्रक बताना। मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा बतानी है तथा उसका मात्रक भी बताना। तो चलिए पहले परिभाषा पढ़ते हैं। येगा विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल में अविलंबित गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को, यानी कि विद्युत बल रेखाओं की जितनी भी संख्या होंगी उन्हीं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई ई बराबर होता है ई इंटू ए। अब इसका क्या होगा, मात्रक, तो मात्रक हो जाए न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, या इसे वोल्ट मीटर भी बोला जाता है। समझ में आ गया। परिभाषा बहुत इजी है, बहुत मेरे प्यारे बर्फी के टुकड़ों, बहुत इजी मैंने लैंग्वेज ली है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, बहुत इजी है, इसको पढ़ लेते हैं। ये लिख रहा है ग्राफ की प्रीमियर लिखिए, यानी कि गोस की, सर ये गलती से लिखा गया, गोस है जी, गोस क्या मेरे प्यारे बच्चों, गोस है, गोस की प्रीमियर लिखिए। तो यह गोस की प्रीमियर अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/E0 गुना होता है। ये समझ में आ गया। यानी कि गोस के अनुसार यदि कोई पृष्ठ बंद है और उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का E/E गुना होता है। तो फाई ई बराबर Q/E0, जहाँ E0 क्या, वायु की विद्युतशीलता है। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये बोला है रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा आपको बतानी है। तो इसमें लिखा है, उत्तर है
किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आई कि किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित यानी कि बिखरे हुए आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, लैम्डा बराबर होता है Q/L। इसका मात्रक की बात करेंगे तो ये होता है मात्रक कूलाम बटे मीटर। अगर डेफिनेशन दूसरी चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। देखिए, जो शब्द नीचे होता है उसमें एकांक लगाइए और ऊपर वाले का नाम ले लीजिएगा। कैसे? अगर यहाँ क्या है L, तो यहाँ लगाइए एकांक लंबाई में प्रवाहित होने वाले आवेश, क्योंकि क्या है आवेश, तो एकांक लंबाई पर लगने वाले आवेश कह सकते हैं, आवेश की मात्रा कह सकते हैं, के अनुपात को ही रेखीय यानी रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो आइए समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पढ़ लेते हैं, बहुत ईजी है। ये कह रहा एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक, यानी कि जो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव है ना, उस पर जो बल आघूर्ण का व्यंजक बताना। तो इसे देखिए, इसका व्यंजक होता है टो बराबर PE sin थीटा। और टो क्या है, बल आघूर्ण, P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और प्यारे बच्चों E क्या है, विद्युत क्षेत्र। समझ में आ गया? तो टो बराबर PE sin थीटा, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का क्या है, ये व्यंजक है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डरने की कोई बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम है F बराबर 1/4πe0 गुणा Q1 Q2/R। तो इसमें किसी का जिक्र किया नहीं है, इन्हें कहा दूरी आधी, इसका मतलब R से रिलेटेड करा, तो F समानुपाती होगा F वित्तीय अनुपाती 1/R²। ये हो गया। अब ये कह रहा जो दूरी पहले थी उसकी ने आधी कर दी, यानी कि 1/2 कर दी। 1/2 का मतलब है 1/4, यानी कि 2 का जब वर्ग करेंगे कितना बनेगा, 4। ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो आपने देखा जो पहला बल है उस बल का ये चौथाई बन गया। तो समझ में आ गया। तो बल पर क्या प्रभाव होगा, 4 गुना हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7, तो ये पढ़ते हैं, निर्वात की वेदशीलता का मात्रक व भीमा लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ईजी है। इसने केवल क्या बोझा, निर्वात की वेदशीलता बतानी है तथा उसका मात्रक, सही है, और भीमा बतानी है। तो वेदशीलता का जो मात्रक होता है ये होता है कूलाम बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर वीमा की बात की जाए तो इसकी वीमा होती है m⁻⁻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 ⁻
कोष्टक में बंद। तो वीमा का हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये हमेशा कोष्टक के अंदर बंद मिलेगी। तो चलिए चैप्टर नंबर 1 में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने सारे कवर करे हैं। अब चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला ये कह रहा है समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। यानी कि जो समांतर प्लेट की जो संधारित्र है, संधारित्र की वो धारिता का सूत्र लिखना केवल। तो आपको सूत्र क्या है आपको पता होना चाहिए। C बराबर क्या होता है, K इंटू ए इंटू E0/D। अब ये सब क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर पेपर में इतना ही आता तो आप इतना लिखने के बाद इसके संकेत जरूर लिखें, क्योंकि ऐसा करने से मेरे प्यारे बच्चों एग्जामिनर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। वो नंबर बहुत खुशी से और नंबर छप्पर फाड़ बारिश फाड़ देता है नंबर। इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश किया करो। तो के क्या है, परावैद्युता। सी क्या है, धारिता। अगर एक ही बात करें, ए है ऐसा क्षेत्रफल, डी है दूरी। किसके, समांतर प्लेटों के बीच की दूरी है। यानी कि प्लेटों के क्या है, बीच की ये दूरी है। तो आई होप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। 9 क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 9 को, और क्वेश्चन नंबर 10 भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है किसी समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि समांतर प्लेट है, संधारित्र में परावैद्युतांक अगर पदार्थ भर दें तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों धारिता बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। कैसे, मैंने अभी बताया था सी जो है के क्या है, परावैद्युतांक। तो इसका मतलब है सी और के आपस में क्या है, समानुपात है। तो सी समानुपाती के। तो इसका मतलब है जैसे जैसे के का मान बढ़ेगा सी का मान बढ़ेगा। यदि आप के का मान घटाएंगे यानी कि परावैद्युतांक पदार्थ कम करते जाएंगे तो उसकी धारिता भी क्या होगी, कम होगी। तो आई होप समझ गए होंगे ये, क्योंकि समानुपाती का निशान यही बताता है जैसे जैसे एक इसमें एक मान बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, यदि पहला घटेगा दूसरा बढ़ेगा। यानी कि जो बढ़ेगा उस पर फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा, अगर घटेगा तो घटेगा। बात समझ में सीधी सी ये है।
अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। 10 क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें बोला है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो चलिए हम इसका सूत्र लिख लेते हैं। तो इसका सूत्र है U बराबर 1/2 E0 इंटू ई स्क्वायर। अब E0 F क्या है, U क्या है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा U बराबर ऊर्जा घनत्व और कोमा लगा के E क्या है, विद्युत क्षेत्र। आप E0 बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बताना होगा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको। यह है आपका विद्युतशीलता। समझ में आ गया? तो आई होप समझ गए होंगे, क्वेश्चन बहुत ईजी था मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बोला पराविद्युत पदार्थ क्या है। क्या है पराविद्युत पदार्थ, क्या है? तो इसका उत्तर है ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। इसका मतलब है कोई ऐसा वो पदार्थ में जिसमें विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देनी कि उसके मार्ग में क्या बनते हैं, रुकावट बनते हैं, परंतु विद्युत प्रभाव को दर्शाते हैं, उन्हें पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, लकड़ी, कागज आदि। समझ में आ गया भाई? अब चैप्टर नंबर 2 हमारा फिनिश हुआ। अब चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 में हमारा पहला क्वेश्चन है आवेशित कण के अनुगण वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। तो हमें बताना है आवेशित जो कण है उसके अनुगण वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। तो इसका फॉर्मूला है J बराबर NeVd। तो क्या मुझे आप कमेंट्स में ये बता सकते हो Vd क्या है? कमेंट्स में उत्तर इसका जरूर दें कि Vd इसमें क्या है। भाई आवेशित कण अनुगण वेग है या धारा घनत्व है, ये आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है वो पढ़ लेते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 13 ये लिखा है धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध कितना होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी देखने को मिल जाएगा आपको किसी ना किसी सेट में। देखो ये करा नया प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको एक फॉर्मूला होता है नया प्रतिरोध बराबर n² गुणा पुराना प्रतिरोध। देखिए इसमें प्रतिरोध तो दिया नहीं है परंतु इनने क्या लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दिए, यानी कि n क्या है, n की ने खींच कर n का मान बढ़ाया है। तो n का मान जैसे 2 रखोगे 2 का वर्ग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4। तो 4 गुना होगा नहीं होगा, तो 4 गुना हो जाएगा। अब सपोज करो यहाँ 3 होता तो 3 का वर्ग करते, 3 का वर्ग क्या होता है 9, तो 9 गुना हो जाता। अगर सपोज करो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 5 होता, भाई मैं क्वेश्चन इसलिए समझा रहा हूँ एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चनों को कवर किया जा सकता है। अगर 5 होता तो 5 का वर्ग करते, 5 का वर्ग होता है मेरे प्यारे बच्चों 25, तो यहाँ लिखते 25 गुना हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन आप अब डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युतशीलता किसे कहते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं इसको। इसकी परिभाषा आपके लिए बहुत छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी है। इसमें लिखा है किसी चालक के अनुगण वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। तो समझ में आया गतिशीलता कैसे कहते हैं? किसी चालक का जो अनुगण वेग है तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही विद्युतशीलता कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं? इसे दिखाते हैं म्यू से। मी बराबर कितना Vd और अपॉन में क्या होता है E। तो Vd क्या है? अनुगण वेग। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अनुगण वेग। तथा E क्या है? विद्युत क्षेत्र। यहाँ मैंने लिख दिया Vd बराबर अनुगण वेग तथा E क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो समझ में आ गया क्या होगा Vd अपॉन E, यानी कि अनुगण वेग तथा विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात है क्या कहलाएगा? गतिशीलता कहलाएगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अब चैप्टर नंबर देखते हैं 4, अर्थात हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी अति लघु जो 1 नंबर के आपसे पूछे जाते थे वो चीज़ें सब कवर कर लिए। तो अब क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र लिखें। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? ये होता है F बराबर QVB साइन थीटा। अब आपको ये पता होना चाहिए QVB क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है Q क्या है? आवेश। V क्या है? वेग। किसका वेग है? जो इसमें कण में गति कर रहे हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में कणों को गति करा तो उसका वेग। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। अगर F की बात की जाए तो F है मेरे प्यारे पर रसगुल्लो लॉरेंज बल। तो आई होप समझ गए।
अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र। तो दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र, यहाँ भी बल का सूत्र था, यहाँ भी बल का सूत्र, पर ध्यान रखना अगर एक समान चुंबक के क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाला बल, यहाँ समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, तो डिफरेंस ध्यान रखना। तो ये होता है F/L बराबर μ0/2π I1 गुणा I2/R। तो इसको भी बोल सकता है, या अगर L को इधर ले, यानी कि ये जो भाग में है भाग किसी गुणा में पहुंच जाएगी, तो गुणा में आप यहाँ लिख सकते हो, L को यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ लिखा है, तो ये बनेगा μ0/2π I1 गुणा I2/R और इंटू में बन जाएगा L। तो ये देखिए, अगर रियलिटी देखा जाए तो 100% तो ये सूत्र सही है। अगर इसमें देखा जाए ये भी सही है, बट इसमें हल्की सी एक लैंग्वेज का खेल खेल सकता है एग्जामिनर। अगर वहाँ कह ये एग्जामिनर कह दे दो समांतर धारा चालकों के बीच लगने वाले एकांक बल, अगर एकांक शब्द का इस्तेमाल इसमें इस लैंग्वेज में कहीं भी हो गया, इस क्वेश्चन में कहीं भी हो गया, तो एकांक में हमेशा ध्यान रखना 100% यही लगेगा, ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसमें एकांक शब्द नहीं बोला तो आप इसे लगा भी सकते हो, परंतु 100% अगर बात देखा जाए तो ये सही है, ये 99% सही है, ये 100% सही है। अगर एकांक शब्द लगता है तो ये 100% सही है, ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जब भी एकांक शब्द लगेगा तो F/L लगाएंगे, अगर नहीं लगता है तो आप इसे लिखें या इसे लिखें, दोनों ही सही हैं, बट ये ज़्यादा है, सही है। अब चैप्टर नंबर देखते हैं 5। अतः चैप्टर नंबर 4 में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बड़े बड़े डाइवर्शन है, वो चीज़ें मैं पहले ही कवर करा चुका हूँ। आप हम करेंगे चैप्टर नंबर किसका, चैप्टर नंबर 5 का निपटारा। तो चैप्टर नंबर 5 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा लिखिए। तो चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा बोल लेते हैं। देखिए ये लिख रहा है, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रतापूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। तो डेफिनेशन इजी है, पढ़ लोगे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, ये बोला है किसी चल कुंडली धारामापी का एमीटर और वोल्ट मीटर में स्थानांतर कैसे किया जाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे डेलो, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें तो बहुत ईजी है, लैंग्वेज ईजी है मेरे प्यारे बच्चों। ये कह रहा धारामापी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। यदि यानी कि धारामापी को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो एमीटर और वोल्ट मीटर के बीच में क्या होगा, स्थानांतरित हो जाएगा। तो आई होप समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। अब चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 में ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, चैप्टर नंबर छोटे छोटे हैं, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है इसमें। यह चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक व वेमा लिखे। देखिए मैंने एक क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि 100% ये पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए मैंने 100% जो क्वेश्चन है वो ही लिए हैं। अब इसमें होगा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वीमा, यानी कि मात्रक के साथ साथ आपको वीमा भी बतानी है। तो इसमें है मात्रक न्यूटन मीटर बटे एम्पियर, समझ में आ गई। तथा इसकी अगर वीमा की बात की जाए तो वीमा होती है mL² T⁻2 A⁻−1, ये इसकी वीमा है और कोष्टक के अंदर जरूर बंद होनी चाहिए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चैप्टर नंबर कौन सा है, 7, प्रत्यावर्ती धारा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मध्य मूल मान को दिखाते हैं IRMS तथा धारा के शिखर मान, तो धारा के शिखर मान को दिखाते हैं I0 में क्या संबंध है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि IRMS तथा V0 में संबंध बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत छोटा सा है, इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये है IRMS बराबर V0 बटे में √2। अगर आप देखें √2 भाग में भाग की चीज़ जैसे ही मैं इधर ले जाऊँगा तो किस में बनेगा, गुणा में, तो I0 बचेगा इधर। तो मैंने यहाँ यही लिखा है कि I0 बराबर √2 इंटू IRMS। तो समझ में आ गया। आपके पेपर में ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों बिल्कुल सही होंगे, नंबर किसी प्रकार से नहीं कटेंगे। समझ रहे हो ना। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप समझदार इतने हो, सब कुछ समझ जाते हो, मुझे समझाने की तो ज़रूरत पड़ती नहीं। जी बिल्कुल सही कहा मैंने, मैं सही कहता हूँ। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र। समझ में आया। LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखना। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो देखिए ये होता है साइन कोस फाई यानी कि 1/रूट में होता है R² प्लस XL माइनस XC और उसका भी क्या वर्ग। आप ऐसे भी लिख सकते हो
कि कोस फाइव बराबर आर बटे जेड। जेड क्या होता है? ये होता है पिरती बांधा। समझ में आ गया? पिरती बांधा, बस समझ जाओ। हेलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें बोला है अनुनाद स्थिति में श्रेणीबद्ध LCR परिपथ की प्रतिबाधा का मान क्या होगा? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा तो इसी पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, पूरे कमरे में, पूरे आसपास के माहौल मोहल्ले में आसान सवाल है ही नहीं जी। प्रतिबाधा बराबर प्रतिरोध। देखा कितना आसान है। केवल प्रतिबाधा लिखेंगे बराबर के प्रतिरोध, अर्थात प्रतिबाधा को Z से दिखाते हैं, प्रतिरोध को R से दिखाते हैं। अब मुस्कुराओ, है ना आसान सवाल? एक नंबर फ्री का लेके जाओ। अब ये था चैप्टर नंबर 7 में जो मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे लगे, मैंने आपको दिखा दी। अब चैप्टर नंबर चलते हैं 8। देखिए 8 चैप्टर भी ज़्यादा खास नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक दो चीज़ें थी जो मुझे लगी, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। तो क्वेश्चन नंबर 23 है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखिए। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसमें है पहला, ये प्रकाश की चाल से चलती है, अर्थात जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं प्रकाश की चाल से चलती है, नंबर 1। अब नंबर 2 देखते हैं। ये बोल रहा है ये अनुप्रस्थ तरंगें होती है। तो आई होप समझ गए चैप्टर नंबर 8 में क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण मैंने दोनों प्रस्तुत कर दिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये बोला है रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणों एवं सूक्ष्म तरंगों को उनके तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में लिखी। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि जो रेडियो तरंगे हैं और एक्स किरणें और गामा किरणें और सूक्ष्म तरंगे को हमेशा किसके घटते क्रम में लिखना? तरंग दैर्ध्य के। किसके? तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे क्वेश्चन इजी है। तो चलिए, सूक्ष्म तरंग सबसे बड़ी, फिर से छोटी एक्स किरणें, फिर से छोटी गामा किरणें, फिर से में छोटी रेडियो तरंगे, यानी कि ये घटते क्रम में, अगर ऐसे देखा जाए तो बढ़ते क्रम में लगते चले जाएंगे। तो आई होप समझ गए, क्वेश्चन आसान है। तो चैप्टर नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। अब चैप्टर नंबर 9 देखते हैं। देखिए मैंने कहा ना, पूरे बुक के चैप्टर नंबर 1 से लेकर 14 चैप्टर तक जितने भी आपके अति लघु इंपॉर्टेंट है, जो हर साल हर सेट में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे भूजे जाते, तो हर मोड़ पे हम हर सवाल को देखते चलेंगे। तो चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 में क्या कहता है? हंसते हंसते कट देंगे रास्ते, डरो मत। चलिए पढ़ लेते हैं कुछ चैप्टर नंबर 9 को भी। जब इतना पढ़ लिया तो इसे भी पढ़ लेते हैं। तो चैप्टर नंबर में है पहला क्वेश्चन, किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का सूत्र। तो पतला प्रिज्म है, उसके द्वारा जो उत्पन्न है विचलन कोण का सूत्र बताना है। तो ये होता है डेल्टा एम बराबर n-1 कोष्टक के अंदर और बाहर बनेगा इंटू में a। अब सिग्मा एम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। डेल्टा एम है विचलन कोण। अगर ए की बात करें है तो है प्रिज्म कोण। अगर एन की बात करें, जो एन है इस सूत्र में, तो एन क्या है? अपवर्तनांक। तो आई होप समझ गए होंगे इन सब का मतलब क्या है। देखिए एग्जामिनर में 1 नंबर का जरूर देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों नन्हे मुन्नो, ठंड मत मानो। ये लिखने के बाद ये जरूर लिख देना, क्योंकि एग्जाम को अच्छा लगता है कि बच्चों ने बहुत कुछ जानते हैं। ये नहीं कि घास खोद दी या आपने पेड़ काट दिया, नहीं। आपको हरियाली, आपको नंबर, आपको बढ़िया नंबर चाहिए तो टॉप करना ही होगा हर तरीके से। आपकी राइटिंग भी साफ़ होनी चाहिए। देखिए मेरी राइटिंग तो ऐसी है जैसी भी है, उसे छोड़ो, आपको राइटिंग बेस्ट करनी है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये बोल रहा है 27वां, एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री है तथा पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करें। तो मैंने ये न्यूमेरिकल क्यों लिया? क्योंकि बच्चों को कभी कभी डाउट हो जाता है कि इसमें किस तरीके से मान रखें। तो चलिए मैंने इसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल भी लिया है। अब ये मैंने बोला था एन क्या? प्रिज्म का कोण। अरे प्रिज्म का कोण दिया 4 डिग्री, इसका मतलब ए का मान दिया है 4 डिग्री। अब बोला पदार्थ का अपवर्तनांक, और एन अभी बोला था मैंने, एन क्या है? अपवर्तनांक। तो इसका मतलब एन का मान है 1.5। इसने बोला न्यूनतम विचलन कोण, यानी कि विचलन कोण होगा डेल्टा एम। तो डेल्टा एम बोझा, तो डेल्टा एम बराबर क्या फॉर्मूला बताया था? अभी ये बताया था डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए, भाई n-1 इंटू ए। अब आप बताएं एन का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 1.5। तो 1.5 माइनस में कितना है? 1, तो माइनस में 1, गुणा में कितना? ए का मान है 4। तो देखिए 1.5 में जब 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 0.5। तो 0.5, अब गुणा में कितना? 4। जब 5 और 4 की गुणा करोगे तो ये बैठेगा 5 चौक 20। क्या बैठेगा? 5 चौक 20। अब एक बात बताएं, पॉइंट है एक अंक बाद, तो एक अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ तो कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 2, इसलिए मैंने लिखा है 2, और ये इसका आंसर सही हो जाएगा।
क्वेश्चन समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है आपका, किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। समझ में आया। तो इसका फॉर्मूला है n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 पूरे का बटे साइन ए बाई 2। अब ये n क्या है, डेल्टा एम क्या है, n क्या है, ये मैंने लिख दिया है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर है अब नेक्स्ट, ये कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या हैं। तो पढ़ लेते हैं इसको। ये बोल रहा है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, पहली कंडीशन तो इसकी ये है, सही है। अब अगली कंडीशन ये कह रहा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो। क्रांतिक कोण का मान 90 होता है, अगर इससे बड़ा होगा तो आपतन कोण का मान कहलाएगा। तो आई होप समझ रहे होंगे कितना ईजी है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए ही छोटी छोटी डेफिनेशन लिखी हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन 31वां, परावर्ती दूरदर्शी की दो विशेषताएं लिखिए। तो पहला है इसके द्वारा प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनता है। नंबर 2, इसके बने प्रतिबिंब में वर्ण विचलन का दोष नहीं होता। कहने का मतलब है पहला, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब तैयार होगा उसमें अधिक चमकीला होगा, अर्थात उसमें क्या होगा, अधिक लाइट पड़ेगी, अधिक क्या होगा, फोकस पड़ेगा। समझ में आ गया। अगला, इसके बने प्रतिबिंब में वर्ण विचलन का दोष नहीं होता। तो समझ में आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में देख लेते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या समझते हो। तो समझ में आ गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बोल सकता है नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो समझ में आ गया। तो इसका उत्तर है नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकल दूरी को कम या अधिक करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 33। तो चैप्टर नंबर कौन सा चालू हो गया, 10। तो इसमें है प्रिज्म की चौड़ाई के लिए सूत्र लिखिए। तो प्रिज्म की चौड़ाई के लिए जो सूत्र होगा W बराबर सिग्मा डी अपॉन डी, यानी कि ये कैपिटल रहेगा, ये छोटा रहेगा। तो समझ में आ गया, ये कैपिटल डी है, ये स्मॉल डी है। तो W बराबर लैम्डा डी बटे स्मॉल डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर है अगला, उन दो घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे प्रकाश के तरंग रूप की पुष्टि होती है। तो पहला है इसमें प्रकाश का व्यतिकरण, नंबर 2 है प्रकाश का ध्रुवण, यानी कि प्रकाश का जो व्यतिकरण और प्रकाश के ध्रुवण के कारण ही प्रकाश के, ये क्या रहा, उन दो लोग का लगना जिनका प्रकाश के तरंग रूप की पुष्टि होती है। तो किससे होती है प्रकाश की तरंग रूप की पुष्टि, प्रकाश का व्यतिकरण के कारण तथा प्रकाश का ध्रुवण के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रखा दिया जाए, यानी कि जो प्रयोग करो जल में कर दिया जाए तो क्या होगा, ये इसका आंसर होगा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई घट जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 38। ये कह विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए। तो इसका उत्तर है तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो विवर्तन प्राप्त करने के लिए हमें रेखा छिद्र की जो चौड़ाई चाहिए लगभग तरंग दैर्ध्य की कोटि की होनी चाहिए। तो आई होप क्वेश्चन नंबर समझ गए। अब चैप्टर नंबर कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, 11वां। तो चैप्टर नंबर 11वां देख लेते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें बोला है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, यानी कि आइंस्टीन के जो प्रकाश विद्युत समीकरण है उसको आपको बताना है। तो इसका जो उत्तर है यह है ई के एच न्यू माइनस डब्ल्यू, या आप लिख सकते हैं ई के बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू ज़ीरो। तो इसका मतलब है डब्ल्यू के स्थान पर मैंने क्या रखा, एच न्यू ज़ीरो, तो इसका मतलब डब्ल्यू का मान एच न्यू भी होता है। तो आई होप समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है दे ब्रोगली सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। तो इसका मतलब है इस सिद्धांत अनुसार गतिमान कण तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं या कर सकते हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 40 तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 41 है दे ब्रोगली या डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र। तो सूत्र है लैम्डा बराबर एच बटे पी, या लैम्डा बराबर एच बटे रूट में है 2m के। समझ में आ गया, बहुत ईजी है। अब चैप्टर नंबर 12, जो चैप्टर नंबर 12 है इंपॉर्टेंट है, चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 42 है हाइड्रोजन परमाणु के लिए कोणीय संवेग का सूत्र लिखिए। तो ये होता है mvr बराबर nh बटे
2 पाई। तो ईजी है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है बच्चों, आसानी से याद कर सकते हो। एक एक नंबर के सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगला है 43। ये बोला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसकी रेखाएं दृश्य भाग में पड़ती हैं। यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वो श्रेणी बताइए जिसकी जो रेखाएं होती हैं दृश्य भाग में पड़ती हैं। तो क्या होती हैं? बामर श्रेणी। तो आई होप समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्या है पढ़ लेते हैं। ये था हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र रिडबर्ग नियतांक के पदों में लिखिए। तो ये इसका फॉर्मूला है 1/λ बराबर कैपिटल R इंटू में है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो आई होप आप क्वेश्चन नंबर समझ गए होंगे 44। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर है अगला। ये कह रहा हाइड्रोजन परमाणु की nवें ऊर्जा स्तर में ऊर्जा कितनी होती है। तो इसका ये फॉर्मूला En बराबर -13.6/n² EV। समझ में आ गया। अब चैप्टर नंबर 12 हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 का पहला क्वेश्चन है, ये बोला है परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी कि AMU क्या होता है। तो इसका परिभाषा है कार्बन परमाणु यानी कि 6C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को AMU कहते हैं। तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट भी बहुत ईजी है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसमें क्या 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 लिखा हुआ है। इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। इसमें बोला है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है, किसी मंदक का नाम लिखें। तो मंदक का क्या कार्य है वो भी नाभिकीय रिएक्टर में। तो यह मंदक का कार्य न्यूट्रॉन की गति को मंद यानी कि धीमा करना है। यानी कि मंदक का जो कार्य होता है न्यूट्रॉन की जो गति होती है उसको मंद करने में काम आता। और जबकि भारी जल एक न्यूट्रॉन मंदक है, क्योंकि इसने बोला ना किसी मंदक का नाम, तो एक मंदक का नाम है भारी जल। क्वेश्चन समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला समभारिक का अर्थ समझाइए। तो समभारिक का मतलब होता है कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं समभारिक कहलाते हैं। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे परमाणु जिनका जो परमाणु भार क्या हो समान हो बट परमाणु क्रमांक हो अलग अलग। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखे, तो इसके परमाणु भार देख रहे हो ना 12 12 12, यानी कि एक्स का परमाणु भार 12, वाई का परमाणु भार 12, जेड का परमाणु भार 12। बट अगर परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो परमाणु क्रमांक आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये बोला AMU द्रव्यमान को पूरी तरह नष्ट करने पर कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर AMU को नष्ट करना है तो हमें कितनी चाहिए 931 MeV वोल्ट क्या चाहिए ऊर्जा चाहिए, अगर AMU द्रव्यमान को पूरी तरह नष्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यार नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की घटना होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 52 था कंप्लीट हुआ। अब चैप्टर नंबर लास्ट है 14, और 14 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए इसमें कैसे अपद्रव्य मिलाए जाएं। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, लैंग्वेज बड़ी आपको अजीब सी लग रही होगी, एक बार पढ़ें। पी प्रकार के यानी पी टाइप के जो चार चालक होते हैं बनाने के लिए इसमें कैसे अपद्रव्य मिलाए जाते हैं। तो इसका आंसर है शुद्ध सिलिकॉन में यदि 3 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाने पर पी टाइप का चालक बनता है। समझ में आ गया भाई। शुद्ध सिलिकॉन में यदि 3 संयोजकता वाले तत्वों को मिला जाए तो वो कौन सा अर्धचालक बन जाएगा, पी प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 54, इसमें बोला एन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनता है, यानी कि ये पी प्रकार का था, ये एन प्रकार का है। तो इसका है शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाने पर एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज की वीडियो का लास्ट सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, और आपकी इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें कह रहा संधि डायोड में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर है संधि डायोड में पीएन संधि के निकट दोनों ओर वह छेद जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक बल उपलब्ध नहीं होता उसे अवक्षय परत कहते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में मैंने इसका आपको अति लघु जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब कुछ बता दिया। आपने वीडियो पूरी देखी तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ एक लाइक जरूर करें स्माइल के साथ, और हाँ चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो मिलते हैं किसी और यूनिक वीडियो के साथ आपकी एग्जाम को और धार देने के लिए। तो दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।